हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 17वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए संस्कृति आईएएस इंस्टीट्यूट के द्वारा चलाए जा रहे टेस्ट सीरीज को डिस्कस करूंगा। आज हमारा जो डिस्कशन होगा वह टेस्ट नंबर 6 के संदर्भ में होगा। इसके पूर्व में हमने टेस्ट नंबर 1 to 5 को मैं डिस्कस कर चुका हूं। आज टेस्ट नंबर 6 को डिस्कस किया जाएगा। टेस्ट नंबर 6 में बिहार स्पेशल से संबंधित एमसीक्यू होंगे, ठीक है, यानी कि यह टेस्ट बिहार स्पेशल से संबंधित है। तो आइए हम लोग इसका डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन ग्रंथों में बिहार का उल्लेख प्राप्त होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शन में से किन किन ग्रंथों में बिहार का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन है अंगुत्तर निकाय, विनय पिटक, भगवती सूत्र और दीर्घ निकाय। ये सभी बौद्ध ग्रंथ से संबंधित हैं, ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ हैं और इन चारों में बिहार का उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो ये चारों ऑप्शन सही है, यानी कि एक का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ये सभी बौद्ध साहित्य हैं, आप लोग इसका ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा वर्ष 1906-07 में पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना की गई थी। यानी कि रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना पटना में कब की गई? 1906-07 में। अब सवाल है कि किसके द्वारा की गई, तो बाबा ठाकुर दास के द्वारा की गई थी। 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में अंतपाल नामक अधिकारी निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित था। अंतपाल किस विषय से संबंधित था? तो मौर्य प्रशासन में आप देखेंगे कि जो सैनिक प्रबंधन का सर्वोच्च अधिकारी होता था वह अंतपाल के नाम से जाना जाता था। सैनिक प्रबंधन का सर्वोच्च अधिकारी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सैन्य प्रबंधन, यानी कि 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। बढ़िया ताल आंदोलन निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यानी कि बढ़िया ताल आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन सही है? सही कथन को आपको बताना है, ठीक है। बढ़िया ताल आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण है। पहला, इस आंदोलन का उद्देश्य अंग्रेजों की 3 कठिया पद्धति का विरोध करना था। देखिए, यह प्रश्न गलत है, क्योंकि 3 कठिया पद्धति जो है वह नील आंदोलन चंपारण सत्याग्रह से संबंधित है, न कि बढ़िया ताल आंदोलन से। तो पहला तो स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। दूसरा, यह कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में मुंगेर में चलाया गया था, बिल्कुल सही है। बढ़िया ताल आंदोलन जो है वह कार्यानंद शर्मा के द्वारा मुंगेर में चलाया गया था। तो दूसरा सही है, पहला गलत है। सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो केवल बी सही है, यानी कि केवल 2 आंसर हो जाएगा 4 का बी। अगला सवाल है, लोटा विद्रोह बिहार के निम्नलिखित में से किस जनपद से संबंधित है। लोटा विद्रोह किस जनपद से संबंधित है? बहुत महत्वपूर्ण और आसान सवाल है। लोटा विद्रोह मुजफ्फरपुर से संबंधित है। मुजफ्फरपुर में लोटा विद्रोह क्यों किया गया था? तो वहां पर जो कैदी थे उन कैदियों को पीतल के लोटे के स्थान पर मिट्टी का लोटा दिया जाने लगा था, ठीक है। अब पीतल के लोटे के जगह पर मिट्टी का लोटा क्यों दिया जाने लगा था? तो ब्रिटिश सरकार का ऐसा मानना था कि पीतल को पिघलाकर वे ऐसा हथियार निर्मित कर सकते हैं जिससे जेलों को काटकर वे कैदी जेल से भागने में सक्षम होंगे। इसीलिए पीतल के लोटे के जगह पर कैदियों को मिट्टी का लोटा दिया जाने लगा था और कैदियों के द्वारा इसी का विरोध किया गया, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो मिट्टी का लोटा होता था वो एक बार अगर शौचालय में उसका प्रयोग कर लिया जाता था शौच के लिए, तो वह जो बर्तन था वह पूरी तरीके से अशुद्ध हो जाता था। तो कैदियों के द्वारा इसीलिए इसका विरोध किया गया था, ठीक है। तो 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि मुजफ्फरपुर। बिहार में आजाद दस्ता नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना निम्नलिखित में से किस घटना के समय की गई थी? बहुत महत्वपूर्ण सवाल। आजाद दस्ता नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किस घटना के दौरान की गई थी? तो आजाद दस्ता का गठन किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला सवाल है, 1929 में स्थापित बिहार प्रांतीय किसान सभा का प्रथम सचिव निम्नलिखित में से किसे बनाया गया था? 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था, ठीक है। बिहार प्रांतीय किसान सभा का प्रथम सचिव किसे बनाया गया था? तो श्री कृष्ण सिन्हा बिहार प्रांतीय किसान सभा के प्रथम सचिव बने थे, जिसकी स्थापना 1929 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है, मैथिली भाषा में रचित कीर्ति पताखा नामक ग्रंथ जिसमें प्रेम कथाओं का संग्रह है
का लेखन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। यानी कि सवाल यही है कि कीर्ति पताका नामक ग्रंथ जो कि मैथिली भाषा में रचित है, किसके द्वारा कीर्ति पताका नामक ग्रंथ की रचना की गई थी। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, कीर्ति पताका विद्यापति के द्वारा। और कीर्ति पताका के साथ साथ विद्यापति ने कीर्ति लता की भी रचना की है। तो आप लोग दोनों याद रखेंगे, कीर्ति लता प्रश्न पूछे या कीर्ति पताका, किनके द्वारा रचना की गई थी, विद्यापति के द्वारा। 8 का आंसर हो जाएगा सी। साइमन कमीशन निम्नलिखित में से किस तिथि को बिहार की राजधानी पटना पहुंचा था। साइमन कमीशन पटना कब पहुंचा। देखिए साइमन कमीशन के बारे में अगर आप देखेंगे तो साइमन कमीशन का जो गठन है वह 8 नवंबर 1927 ईस्वी को किया गया था। साइमन कमीशन का गठन, ठीक है। तो सवाल है कि वह पटना कब पहुंचा, पटना किस तिथि को पहुंचा। तो आंसर हो जाएगा इसका 12 दिसंबर 1928 ईस्वी को। 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। बिहार में 1857 का विद्रोह जिसका नेतृत्व कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था का दमन निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी के द्वारा किया गया था। यानी कि बिहार में 1857 के विद्रोह के दमन में किस ब्रिटिश अधिकारी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि विलियम टेलर की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। 10 का आंसर हो जाएगा डी। बिहार किसान सभा का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था। देखिए बिहार किसान सभा का गठन मोहम्मद जुबैर एंड श्री कृष्ण सिंह के द्वारा, मोहम्मद जुबैर एंड श्री कृष्ण सिंह के द्वारा 1922-23 ईस्वी में की गई थी। तो 23 ऑप्शन है नहीं कि कंफ्यूजन होगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 1922, यानी कि 11 का आंसर हो जाएगा बी में। तो आप लोग याद रखेंगे बिहार किसान सभा का गठन 1922 में मोहम्मद जुबैर और डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के द्वारा। अगला सवाल है, एक तरफ है समाचार पत्र और दूसरे तरफ है संपादक। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ध्यान देंगे, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। द बिहार हेराल्ड गुरु प्रसाद सेन। देखिए गुरु प्रसाद सेन ने 1875 ईस्वी में बिहार हेराल्ड का संपादन किया, सही है। द सर्च लाइट सैयद हैदर हुसैन, यह भी सही है। सैयद हैदर हुसैन ने 1918 ईस्वी में द सर्च लाइट समाचार पत्र का संपादन प्रारंभ किया, ठीक है। अगला मोहम्मद यूनिस द पटना टाइम्स, यह भी सही है। कब, 1924 ईस्वी में। अगला है नूरुल अनवार मौलाना मजहरुल हक। देखिए यह गलत है। जो बिहार का पहला उर्दू अखबार माना जाता है वह नूरुल अनवार को ही माना जाता है बिहार का पहला उर्दू अखबार। और इसके संपादक जो हैं मौलाना मजहरुल हक इसके संपादक नहीं थे, बल्कि इसके संपादक मोहम्मद हसीम को माना जाता है, ठीक है, मोहम्मद हसीम। तो कौन सा मैच नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी मैच नहीं है। 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय निम्नलिखित में से किस जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया और स्वदेशी वस्त्रों के समर्थन में नंगी हड़ताल की थी। यानी कि नंगी हड़ताल कब किया गया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय में, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नंगी हड़ताल किया गया था। तो किस जेल के कैदियों के द्वारा नंगी हड़ताल किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, छपरा जेल। इसका आंसर हो जाएगा 13 का करेक्ट आंसर डी। देखिए अगर सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में देखा जाए तो बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो शुरुआत हुई है वह 15 अप्रैल से हुई है, ठीक है। भारत में शुरुआत अलग हुई है, डांडी मार्च का जो है 12 मार्च से 5 अप्रैल भारत में डांडी मार्च चला। 6 अप्रैल को गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा था। लेकिन बिहार में अगर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत पूछी जाएगी आपसे तो 15 अप्रैल 1930 ईस्वी को बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ हुआ। कौन सा वह स्थल है जब बिहार में 15 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। तो 2 स्थल है, आप लोग दोनों का नाम याद रखेंगे, चंपारण एंड सारण। यानी कि बिहार में सबसे पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ चंपारण और सारण में किया गया 15 अप्रैल 1930 ईस्वी को। तो नंगी हड़ताल छपरा जेल से संबंधित है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1931 में गठित बिहार सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित हैं। यानी कि एक बात तो कंफर्म है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया, 1931 ईस्वी में। तो किनके द्वारा बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया था, गंगाशरण सिंह, रामवृक्ष बेनीपुरी, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव। ये चारों ऑप्शन सही है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 ईस्वी में इन चारों व्यक्तियों के द्वारा की गई थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी।
निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने पटना को अजीमाबाद का नया नाम दिया और उसका पुनर्निर्माण भी कराया? यानी कि आपको यह बताना है कि पटना को अजीमाबाद के रूप में नामकरण किसके द्वारा किया गया। ठीक है, तो इसका देखिए ऑप्शन जो है, ऑप्शन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, औरंगजेब। यानी कि औरंगजेब ने अपने पोते, औरंगजेब के पोता का नाम था अजीम, तो औरंगजेब ने अपने पोते अजीम के अनुरोध पर 1704 ईस्वी में पटना का नाम अजीमाबाद रखा था। तो आप लोग याद रखेंगे, औरंगजेब ने अपने पोते अजीम के आमंत्रण पर, अजीम के अनुरोध पर पटना का नाम 1704 ईस्वी में अजीमाबाद किया। तो 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित विदेश यात्रियों को उनकी बिहार यात्रा के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। यानी कि बिहार यात्रा विभिन्न विदेश यात्रियों का रही है, उसका एक कालक्रम के रूप में आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, पहला है इत्सिंग। तो इत्सिंग 673 से लेकर 692 ईस्वी तक बिहार यात्रा किए हैं। ठीक है, इत्सिंग हो गया। अब चलिए मुल्ला तकिया। मुल्ला तकिया बेसिकली अकबर के समय में आए थे। ठीक है, अकबर के समय में आया था मुल्ला तकिया। मोहम्मद सादिक एक ईरानी यात्री था, यह 1619 से 20 ईस्वी के बीच में आया था। और एक और महत्वपूर्ण है, मोहम्मद सादिक की जो यात्रा वृतांत है वह सुबह ए सादिक के नाम से जाना जाता है। आप लोग याद रखेंगे, मोहम्मद सादिक जो कि एक ईरानी यात्री था, इसका जो यात्रा वृतांत या यात्रा संस्मरण है वह सुबह ए सादिक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो मोहम्मद सादिक 1619 से 1620। मुल्ला बहबहानी, मुल्ला बहबहानी भी ईरानी यात्री था। इसने पटना को जन्नतुल हिंद या भारत का स्वर्ग कहा था। आप लोग याद रखेंगे, मुल्ला बहबहानी जो कि ईरानी यात्री था, इसने पटना को भारत का स्वर्ग करार दिया था। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब कूट आपको यहाँ पर एक क्रम के रूप में आपको व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले इत्सिंग है, सही है। इत्सिंग के बाद देखिए अकबर है, मुल्ला तकिया अकबर के समय में आया था और अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी तक रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियस है कि 3 से पहले 2 होगा, तो 2 होगा, उसके बाद 3 आएगा, तो बच गया कौन, 4। तो 1 2 3 4 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। वर्ष 1946 में बिहार में महिलाओं के बीच चरखा को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किसने पटना में महिला चरखा समिति की स्थापना की थी? तो 1946 ईस्वी में पटना के बेसिकली कदम कुआं नामक स्थान पर, ठीक है, पटना के कदम कुआं में महिला चरखा समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई? प्रभावती देवी के द्वारा। 17 का आंसर हो जाएगा डी। 8वीं शताब्दी ईस्वी में निम्नलिखित में से किस शासक ने बिहार में उदंतपुरी महाविहार की स्थापना की? उदंतपुरी महाविहार की स्थापना किसके द्वारा की गई? धर्मपाल के द्वारा की गई। बहुत आसान सवाल है, 18 का आंसर हो जाएगा डी। अब इसे बताइए, मैच करना है। ठीक है, इसे मैच करके बताइए। एक तरफ है सूची 1 यानी कि दल और संगठन, और दूसरी तरफ सूची 2 स्थापना वर्ष। किस दल या संगठन की स्थापना कब की गई थी, इसे आपको मैच करना है। ठीक है, पहला है जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन 1920 ईस्वी में, यह मैच है, ए का हो जाएगा 1। पटना युवा संघ 1927 में किनके द्वारा? फणींद्र नाथ राय के द्वारा। ठीक है, तो बी का आंसर हो जाएगा, बी का भी मैच है, बी का मैच है 2। ठीक है, प्रांतीय किसान सभा 1929 में, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था, बिहार प्रांतीय किसान सभा 1919 में किसके द्वारा? सहजानंद सरस्वती के द्वारा। सी का हो जाएगा 3। बिहार सोशलिस्ट पार्टी, अभी हमने ही कुछ देर पहले ही प्रश्न को डिस्कस किया था, बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1931, तो डी का हो जाएगा 4। यानी कि 1 2 3 4 मैच है, इसका आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1908 में गठित बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष थे? बताइए, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष कौन थे? बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी की स्थापना 1908 ईस्वी में की गई थी और इसके पहले अध्यक्ष थे हसन इमाम। इसकी एक और महत्वपूर्ण घटना है, आप लोग याद रखेंगे कि इसी अधिवेशन में मोहम्मद फखरुद्दीन के द्वारा बिहार को बंगाल प्रांत से अलग करने का प्रस्ताव पेश किया गया था। आप लोग याद रखेंगे, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन जो है 1908 ईस्वी में किया गया था। इसके पहले अध्यक्ष हसन इमाम थे और इसी अधिवेशन में बिहार को बंगाल प्रांत से अलग करने का प्रस्ताव मोहम्मद फखरुद्दीन के द्वारा पेश किया गया था। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला सवाल है,
2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में शिशु लिंगानुपात न्यूनतम है? ध्यान देंगे आप लोग, सवाल है यहाँ पर शिशु लिंगानुपात न्यूनतम है। तो शिशु लिंगानुपात जो न्यूनतम है वह वैशाली में है। वैशाली का शिशु लिंगानुपात 904 है। यह तो न्यूनतम हो गया। अगर शिशु लिंगानुपात अधिकतम पूछेगा 2011 की जनगणना के अनुसार, तो सबसे ज़्यादा शिशु लिंगानुपात किशनगंज का रहा है। किशनगंज का शिशु लिंगानुपात कितना है? 971, और सबसे कम वैशाली का है 904। आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ पर शिशु लिंगानुपात पूछा गया। लिंगानुपात शिशु लिंगानुपात में अंतर है, आप लोग शब्दों पर ध्यान देंगे। 21 का आंसर सी। अगला सवाल है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या सर्वाधिक है? यानी कि किस जिले में एसटी की आबादी सबसे ज़्यादा है? तो देखिए, आबादी के दृष्टिकोण से हो या प्रतिशत के दृष्टिकोण से हो, दोनों में पश्चिम चंपारण की में देखा जाए तो एसटी की आबादी अधिक है। उसी प्रकार से अगर आप शेड्यूल कास्ट देखेंगे तो प्रतिशत की आबादी हिसाब से देखें या आबादी के हिसाब से देखें, शेड्यूल कास्ट सबसे ज़्यादा गया जिला में है। उसी प्रकार से आबादी के हिसाब से देखें या प्रतिशत के हिसाब से देखें, शेड्यूल ट्राइब्स यानी कि अनुसूचित जनजाति सबसे ज़्यादा पश्चिम चंपारण में है। 22 का आंसर हो जाएगा ए। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के निम्नलिखित जिलों को न्यूनतम महिला साक्षरता के आरोही क्रम में व्यवस्थित करिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। देखिए, आरोही क्रम का मतलब होता है कि बढ़ते क्रम में, यानी कि सबसे कम, उसके बाद धीरे धीरे ऊपर की ओर चला जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान देंगे, अच्छा सवाल है। न्यूनतम महिला साक्षरता के आरोही क्रम में आपको यहाँ पर व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो आरोही क्रम में अगर इसको आप व्यवस्थित करेंगे तो हमने अभी बताया आरोही क्रम यानी कि बढ़ते हुए यानी कि सबसे पहले सबसे कम वाले को सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है उसे लिखेंगे। तो ऑप्शन देखकर आप लोग बताइए कि सबसे कम महिला साक्षरता कहां पर देखने को मिलता है? तो सबसे कम महिला साक्षरता सहरसा में होता है, तो पहले नंबर पे 2 आएगा। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन में है, तो और 3 भी दोनों ऑप्शन में है, यानी कि लड़ाई जो है मेन 1 और 4 ये दोनों में से आपको एक को छांटना होगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले सहरसा आएगा, सहरसा के बाद मधेपुरा आएगा, मधेपुरा के बाद पूर्णिया आएगा, पूर्णिया के बाद आपका सीतामढ़ी आएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 का बी। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में पुरुष स्त्री साक्षरता दर का अंतर सबसे ज़्यादा है? यानी कि मेल लिटरेसी रेट और फीमेल लिटरेसी रेट दोनों के बीच गैप सबसे ज़्यादा किस राज्य में हमें देखने को मिलता है? तो 2011 की अगर जनगणना की आप आधार बनाएंगे तो सबसे ज़्यादा पुरुष और स्त्री साक्षरता दर के बीच का जो गैप है वह राजस्थान में देखने को मिलता है। राजस्थान में यह गैप 27.1% है। 24 का आंसर हो जाएगा ए। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के निम्नलिखित में से किस जनपद की ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशतता सबसे अधिक है? ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत पूछा गया है, तो ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत सबसे ज़्यादा समस्तीपुर में है 2011 की जनगणना के अनुसार। 25 का आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से किस दशक में बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक थी? ठीक है, माइनस में चला गया था। बिहार की जो जनसंख्या वृद्धि दर है वह नकारात्मक किस दशक में देखने को मिला है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2011 से 21 का जो दशक था, इसमें बिहार की अगर आप पॉपुलेशन ग्रोथ रेट देखेंगे, जनसंख्या वृद्धि दर, तो -0.66% था। ठीक है, तो 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 2011 की जनगणना के अनुसार 2000 होना चाहिए। 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 के मध्य बिहार के दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर निम्नलिखित में से कितनी थी? ठीक है, यानी कि 2011 के जनगणना के अनुसार हमें 2001 से लेकर 2011 के बीच में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? तो 25.42%। 27 का आंसर हो जाएगा डी। 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 11 के दशक में बिहार के लिंगानुपात में निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन हुआ है? बिहार के लिंगानुपात में परिवर्तन पूछा गया है, तो देखेंगे आप तो 2001 में अगर आप देखेंगे तो 2001 में लिंगानुपात 919 रहा है, 2011 में लिंगानुपात 918 हो गया था। ठीक है, तो अब बताइए कि क्या परिवर्तन हुआ? तो एक कमी देखने को मिली, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 28 का ए।
2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के निम्नलिखित में से किस जनपद का जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व न्यूनतम पूछा गया है। ठीक है, आप लोग ध्यान देखेंगे बिहार का अगर टोटल ओवरऑल अगर आप जनसंख्या घनत्व देखेंगे तो 1106 बिहार का जनसंख्या घनत्व है। ठीक है, अगर अधिकतम जनसंख्या घनत्व देखेंगे मैक्सिमम, तो अधिकतम जनसंख्या घनत्व शिवहर का है, कितना है 1880। और अगर न्यूनतम जनसंख्या घनत्व देखेंगे मिनिमम, तो मिनिमम जनसंख्या घनत्व कैमूर का है। कैमूर का कितना है 488। तो बताइए क्या आंसर हो जाएगा कैमूर। ठीक है, 29 का आंसर हो जाएगा डी। अगले सवाल की ओर हम लोग आते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की पुरुष साक्षरता दर निम्नलिखित में से कितनी है। ठीक है, पुरुष साक्षरता दर पूछा है। तो पहले हम लोग देखिए कि कुल साक्षरता दर कितनी है। कुल साक्षरता दर बिहार का 61.8% है। यह टोटल पुरुष और महिला दोनों को मिलाकर साक्षरता दर 2011 के जनगणना के अनुसार 61.8%। मेल का अगर देखा जाए तो मेल का है 71.2% और फीमेल का है 51.5%। तो अब बताइए पुरुष साक्षरता दर कितना था। तो मेल का है 71.2, आंसर हो जाएगा 30 का डी। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के निम्नलिखित में से किस जनपद में अनुसूचित जाति प्रतिशत न्यूनतम है। ठीक है, अनुसूचित जाति प्रतिशत न्यूनतम पूछा गया है। अभी हमने ऊपर बताया था कि एससी की सर्वाधिक आबादी हमने बताया था प्रतिशत या आबादी दोनों के हिसाब से गया, लेकिन यहाँ पे सवाल पूछ दिया है मिनिमम, सबसे कम न्यूनतम, तो न्यूनतम हो जाएगा किशनगंज, सर्वाधिक गया में, न्यूनतम किशनगंज में। 31 का आंसर हो जाएगा बी। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नगरीय जनसंख्या के अनुसार बिहार के जनपदों का सही अवरोही क्रम है। अवरोही यानी कि घटते हुए, सबसे ज्यादा उसके बाद धीरे धीरे कमी आएगा। ठीक है, तो बताइए ऑप्शन देकर कि नगरीय जनसंख्या किस जो ऑप्शन है ऑप्शन के अकॉर्डिंग घटते क्रम में कौन सा विकल्प सही होगा। ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी देखिए, सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या जो है पटना में 11 की जनगणना के अनुसार मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, पटना में सबसे ज्यादा है, पटना के बाद भागलपुर, भागलपुर के बाद गया, कमी देखने को मिल रही है धीरे धीरे। ठीक है, गया से फिर बेगूसराय, बेगूसराय से फिर मुजफ्फरपुर। ठीक है, तो नगरीय जनसंख्या का एक क्रम सही है, 32 का आंसर हो जाएगा बी। वहीं अगर नगरीय प्रतिशत अगर पूछ लिया जाए, प्रतिशत के दृष्टिकोण से पूछा जाता तो सबसे ज्यादा आबादी तो पटना में रहती ही है, इसके बाद मुंगेर होता, प्रतिशत के दृष्टिकोण से मुंगेर के बाद भागलपुर होता। ठीक है, तो आबादी पूछा गया है या प्रतिशत, इसमें आप लोग ध्यान देंगे। 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। अगला सवाल है 33 नंबर। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर भारत की साक्षरता दर से निम्नलिखित में से कितनी कम है। इसके लिए आपको भारत की साक्षरता दर भी जानना पड़ेगा और उसके बाद फिर आपको बिहार का साक्षरता दर भी जानना पड़ेगा, तभी आप यह अंतर जो है वह बता सकते हैं। तो अगर भारत की साक्षरता दर देखा जाए, भारत की साक्षरता दर 73% है। ठीक है, वहीं बिहार का मैं अभी पहले ही बता चुका हूं, बिहार का कितना मैं बताया था अभी 61.8%। मेल का हमने बताया 71.2, फीमेल का 51.5 और ओवरऑल 61.8 और भारत का ओवरऑल 73%। तो अब बताइए दोनों के बीच का गैप क्या है। तो दोनों के बीच का गैप है 11.2%। 33 का आंसर हो जाएगा डी। अगला सवाल है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के निम्नलिखित जनपदों को जनघनत्व के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। जनघनत्व के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना। ठीक है, अवरोही, अभी मैं बताया था अवरोही का मतलब घटते हुए। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा सबसे ज्यादा, उसके बाद कमी वाला जो होगा धीरे धीरे जो गिरावट आएगी उसे हमको यहाँ पे डिस्कस करना है। ठीक है, तो चारों ऑप्शन आगे देख लेते हैं। पटना का जनघनत्व है 1823, वैशाली का जनघनत्व है 1717, दरभंगा का 1728 और शिवहर का 1880। अब बताइए अवरोही क्रम इसको बताना है। तो हमने बताया कि अवरोही क्रम यानी कि घटते हुए, तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा जो है उसे लिखेंगे, यानी कि सबसे पहले 4 नंबर आएगा, 4 के बाद 1 नंबर आएगा पटना, पटना के बाद 2 नंबर, 2 नंबर के बाद 3 नंबर, 4 1 2 3। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 34 का आंसर बी। 2011 की जनगणना के अनुसार
लिंगानुपात की दृष्टि से बिहार राज्यों के क्रम में निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। अगर लिंगानुपात की दृष्टि से देखा जाए तो देखिए बिहार में जो लिंगानुपात है, अभी हमने बताया था कि 919 रहा है 2001 में, ठीक है। इस समय एक कमी आई है, अब 918 हो चुका है, तो बिहार का लिंगानुपात 918 है। अगर इंडिया का देखा जाए, इंडिया का 943 है, ठीक है, नेशनल लेवल का। तो सवाल है कि क्रम में कौन सा है, तो क्रम में 45वें स्थान पर बिहार आता है। 35 का आंसर हो जाएगा डी। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के जनघनत्व में वर्ष 2001 की तुलना में 2011 में कितनी वृद्धि हुई है। जनघनत्व में वृद्धि पूछ रहा है, तो 2001 में अगर जनघनत्व देखेंगे तो 881 जनघनत्व था बिहार का। 2011 में जनघनत्व देखेंगे तो 1106 हो गया है। अब बताइए कितना वृद्धि हुआ है, तो 225 व्यक्ति प्रति किलोमीटर की वृद्धि हुई है। 36 का आंसर हो जाएगा डी। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में 0 से 6 वर्ष के बच्चों में लिंगानुपात निम्नलिखित में से कितना है, यानी कि चाइल्ड सेक्स रेशियो पूछा गया है बिहार में 2011 की जनगणना के अनुसार। तो चाइल्ड सेक्स रेशियो 935 है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के निम्नलिखित में से किस जनपद में महिला साक्षरता दर न्यूनतम है। तो सबसे कम महिला साक्षरता दर है पूर्णिया। महिला साक्षरता दर पूछा गया तो पूर्णिया। और अभी हमने बताया था कि अगर महिला साक्षरता पूछे तो टोटल साक्षरता दर है 61.8%, मेल का साक्षरता दर है 71.2% और फीमेल का साक्षरता दर है 51.5%, ठीक है। 38 का आंसर हो जाएगा ए। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के निम्नलिखित में से किस जनपद में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर, तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर जो है वह मधेपुरा में दर्ज किया गया है 31.12%, ठीक है। 26 नवंबर 2023 को जारी जाति आधारित सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार बिहार में जातियों की संख्या निम्नलिखित में से कितनी है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। जाति जनगणना रिपोर्ट के अनुसार बिहार में टोटल कितनी जातियां हैं, तो बिहार में टोटल 215 जातियां हैं। देखिए जाति आधारित जो गणना है उसकी रिपोर्ट 2 अक्टूबर 2023 को रिपोर्ट को सार्वजनिक की गई है। डेटा सार्वजनिक किया गया 2 अक्टूबर 2023 को, लेकिन 26 नवंबर 2023 को विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सदन के पटल पे रखा गया है। आप लोग डेट याद रखेंगे, 2 अक्टूबर 2023 को डेटा को सार्वजनिक किया गया, लेकिन 26 नवंबर 2023 को बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सदन के पटल पर डेटा को रखा गया था। उसके अनुसार 215 जातियां हैं। 40 का आंसर हो जाएगा डी। अगला सवाल है, देखिए करंट अफेयर में काफ़ी लेटेस्ट सवाल डिस्कस किया गया, ठीक है। हम लोग जब 140 के बाद बिहार का करंट देखेंगे तो उसमें देखेंगे आप लोग कि अभी मैं जल्दी में जो बिहार अगस्त महीने का जो करंट अफेयर डिस्कस किया था, 10 में से 8 सवाल उसी अगस्त का जो मैं डिस्कस किया हूं 20-25 मिनट का वीडियो बिहार करंट अफेयर का, उन्हीं में से सारे सवाल पूछा गया है करंट अफेयर, ठीक है। तो बिहार करंट अफेयर का जो हमारे वीडियोस है लगातार उसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि हर एक महीने के जो महत्वपूर्ण कंपाइलेशन होता है उसको मैं नोट्स बनाकर फ्रेश करके आपके साथ डिस्कस करता हूं। और इस टेस्ट सीरीज में अगस्त महीने के उन्हीं सारे सवालों से प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, ठीक है। मैं बताऊंगा अभी जब आगे उसको डिस्कस करूंगा। तो अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किन्हें पेरिस पैरालंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह के लिए भारतीय दल के ध्वजवाहक के रूप में चुना गया है, ठीक है। पेरिस पैरालंपिक, देखिए एकदम लेटेस्ट सवाल करंट में पूछा गया है। पेरिस पैरालंपिक 2024 में ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया, तो सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव को, ठीक है। अब बताइए आप लोग पैरालंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। इस बार पैरालंपिक में टोटल भारत ने 29 पदक जीते हैं और ओलंपिक में 6 पदक जीते। 41 का आंसर हो जाएगा डी। हाल ही में समाचारों में रहे चक्रवात एम्पिल ने निम्नलिखित में से किस देश को प्रभावित किया है, तो चक्रवात एम्पिल जापान से संबंधित है। 42 का आंसर हो जाएगा बी। हाल ही में अमेरिका में निर्मित स्टैचू ऑफ यूनियन किससे संबंधित है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। स्टैचू ऑफ यूनियन, देखिए भारत के बाहर हनुमान जी की सबसे बड़ी प्रतिमा अमेरिका के टेक्सास के नज़दीक लगाया गया है, ठीक है। टेक्सास के नज़दीक लगाया गया है और जिसे स्टैचू ऑफ यूनियन का नाम दिया गया। तो स्टैचू ऑफ यूनियन हनुमान जी की प्रतिमा है, 90 फीट इसकी ऊंचाई है, ठीक है। अमेरिका में लगाया गया, अमेरिका के टेक्सास के नज़दीक, और भारत के बाहर हनुमान जी की सबसे बड़ी प्रतिमा है। 43 का आंसर हो जाएगा सी। हाल ही में आयोजित किए गए संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। मित्र शक्ति पर विचार करना है, ठीक है। कौन सा कथन सही है, सही कथन को बताना है। पहला,
भारत और फ्रांस की सेनाओं के मध्य हुआ गलत, मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित की जाती है। तो पहला तो गलत हो गया, ठीक है। और देखिए ऑप्शन ऐसे ही छट जाएगा, यहाँ पे पहला है ए नंबर गलत, यहाँ पे भी पहला है ये भी गलत, यहाँ पे भी पहला ये भी गलत। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी। दूसरा विकल्प गलत है, क्यों? क्योंकि इसका आयोजन विशाखापत्तनम में नहीं बल्कि श्रीलंका में किया गया, ठीक है। तो इसका आंसर 44 का बी। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला पैरा तैराक बन गई है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है। इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला पैरा तैराक कौन बनी? तो इसका आंसर हो जाएगा जिया राय। यह जिया राय मुंबई से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा 45 का ए। निम्नलिखित में से कौन सा पेरिस ओलंपिक 2024 में कुल विजित पदक के आधार पर शीर्ष देशों का सही क्रम है? ऐसा सवाल बीपीएससी में पूछा भी गया है और पूछे जाने की संभावना भी है, ठीक है। तो सर्वाधिक पदक जीतने वाले देशों का क्रम आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए सबसे ज्यादा पदक किसने जीता है? तो सबसे ज्यादा पदक अगर आप देखेंगे तो यूएसए ने सबसे ज्यादा पदक जीता है। कितना? 126 पदक। यूएसए के बाद है चाइना, चाइना ने टोटल 91 पदक जीता है। इसके बाद जापान आता है, जापान 45 पदक जीता है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया आता है, ऑस्ट्रेलिया 53 पदक जीता है, ठीक है। तो अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर जापान 45 पदक के साथ थर्ड रैंक पे क्यों है और ऑस्ट्रेलिया 53 अंक के साथ चौथे स्थान पर क्यों है? वो इसीलिए क्योंकि जापान ने ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा गोल्ड जीते हैं, तो गोल्ड जीते हैं इसीलिए उसका रैंकिंग ऊपर है, ठीक है। तो ये है क्रम, यूएसए, चाइना, जापान और ऑस्ट्रेलिया। इसका आंसर हो जाएगा यूएसए, चाइना, जापान और ऑस्ट्रेलिया, यानी कि 46 का आंसर सी। हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित गोदावरी दत्ता का निधन, अभी हमने जो अगस्त का डिस्कस किया था उसमें बताया था आपको, पद्मश्री से सम्मानित गोदावरी दत्ता का निधन हो गया है। ये किस चित्रकला से संबंधित हैं? तो गोदावरी दत्ता मिथिला चित्रकला से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा डी। अगर गोदावरी दत्ता के बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो इनका जन्म जो है गोदावरी दत्ता का, वह दरभंगा में इनका जन्म हुआ था 1930 ईस्वी में, ठीक है। और 1987 में इन्होंने मिथिला कला विकास समिति का भी गठन किया था। और ये कितने बड़े चित्रकार हैं इससे आप समझ सकते हैं कि जापान म्यूजियम में भी इनकी बनाई गई पेंटिंग वहां पर रखी गई है प्रदर्शन के लिए, ठीक है। तो इसी से आप आकलन कर सकते हैं। तो गोदावरी दत्ता मिथिला पेंटिंग 47 का आंसर डी। हाल ही में जारी एनआईआरएफ में निम्नलिखित में से किस संस्थान ने समग्र श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो एनआईआरएफ राष्ट्रीय संस्थागत इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, इसमें आईआईटी मद्रास नंबर 1 पे है। 48 का आंसर हो जाएगा ए। हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम का नया गेंदबाजी कोच मोर्ने मार्केले को नियुक्त किया गया है, ठीक है। भारतीय क्रिकेट टीम के नए गेंदबाजी कोच कौन बने हैं? मोर्ने मार्केले। ये किस देश से संबंधित है? तो दक्षिण अफ्रीका से। 49 का आंसर हो जाएगा डी। हाल ही में 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है, ठीक है। इसमें निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया? तो 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार ऋषभ शेट्टी को फिल्म कंतारा के लिए दिया गया, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इसमें सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड गुलमोहर को दिया गया, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड, ठीक है। तो 50 का आंसर हो जाएगा ए। अब आइए 51 नंबर सवाल। देखिए यहाँ पर 51 नंबर सवाल से लेकर 80 नंबर सवाल तक मैथ दिया गया है। हालांकि 30 मैथ यहाँ पे दिए गए हैं जो कि अनावश्यक है ये, ठीक है। बीपीएससी में 10 सवाल पूछे जाते हैं मैथ से संबंधित, लेकिन यहाँ पर 30 सवाल दिया गया है, ठीक है। लेकिन फिर भी यह इंस्टीट्यूट के द्वारा दिया गया तो हम कुछ कर भी नहीं सकते हम लोग, ठीक है ना। लेकिन मैं इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भेज दूंगा, ठीक है। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर लें, @ISPSS सेंटर आप लोग ज्वाइन कर लें, ठीक है। वहाँ पर मैथ के सवाल आप लोग अच्छे से सॉल्व करेंगे। ISPSS सेंटर पर आपको प्रोवाइड किया जाएगा, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। अब आइए क्वेश्चन नंबर 81। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार, यानी कि जो लेटेस्ट आर्थिक सर्वेक्षण आई है उसके अनुसार निम्नलिखित में से किस जनपद में NH की लंबाई में सर्वाधिक वृद्धि हुई है? सबसे ज़्यादा नेशनल हाईवे की लंबाई में वृद्धि किस जिले में देखने को मिली है नवीनतम आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार? तो सबसे ज़्यादा समस्तीपुर में वृद्धि हुई है 127 किलोमीटर की, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी।
बिहार बजट 24-25 में बिहार का राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है? तो बिहार का राजकोषीय घाटा 2.98% रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। 82 का आंसर हो जाएगा बी। बिहार बजट को मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं और इसके नोट्स को मैं अपने व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम ग्रुप दोनों जगह मैं नोट्स को प्रोवाइड करा चुका हूं। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से याद कर चुके होंगे। बिहार में कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवार के किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर राज्य सरकार के द्वारा निम्नलिखित में से कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है? और यह काफी महत्वपूर्ण स्कीम है कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना। आप लोग गाँव घर में आसपास जरूर इसके बारे में सुने होंगे। जो गरीब परिवार होते हैं और उनकी मृत्यु के पश्चात जो उनका शव दफनाने की कला, शव दफनाने की जो प्रक्रिया होती है, उसके लिए बिहार सरकार के द्वारा 3000 रुपये उनको प्रोवाइड किए जाते हैं। जो बहुत ही गरीब व्यक्ति होता है बीपीएल में, जिसके पास इतनी राशि नहीं हो कि वे अपने शव को जला सके, दफना सके, तो बिहार सरकार के द्वारा उनके लिए कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना लाई गई है। और गाँव घर में ये देखेंगे आप लोग, कई जगह देखे होंगे कि वीडियो के द्वारा कबीर अंत्येष्टि कार्यक्रम के तहत 3000 रुपये की राशि जो है उस गरीब परिवार को दी गई है अंत्येष्टि कार्यक्रम के लिए। तो 83 का आंसर हो जाएगा सी। 2007 ईस्वी में इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। ठीक है, यहाँ पे सही सुमेलित कौन है इसे बताना है। एक तरफ प्रमुख कारखाने और दूसरे तरफ है अवस्थिति। तेल शोधक कारखाना बेलापुर गलत है। तेल शोधक कारखाना बहुत फेमस है, बरौनी। ठीक है, पहला गलत हो गया। रेल पहिया कारखाना मोकामा, यह भी गलत है। रेल पहिया कारखाना जो है वह बेलापुर सारण में, दूसरा भी गलत हो गया। विद्युत लोकोमोटिव कारखाना फतुहा, विद्युत लोकोमोटिव कारखाना जो है वह फतुहा नहीं बल्कि मधेपुरा में। ठीक है। सीमेंट उद्योग कारखाना डालमिया नगर, सही है। तो कौन सही है? तो ऑप्शन नंबर डी, 84 का आंसर हो जाएगा डी। सात निश्चय पार्ट 2 के लिए बिहार बजट 24-25 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई है? तो देखिए 24-25 में 5040 करोड़ रुपया आवंटित किया गया। इसके पहले वाले यानी कि 23-24 के बजट में 5000 करोड़ रुपया आवंटित किए गए थे, लेकिन इस बार 40 करोड़ रुपया बढ़ा दिया गया, यानी कि 24-25 में 5040 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसका आंसर हो जाएगा 85 का बी। बिहार सरकार के द्वारा संचालित लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा योजना पर विचार करना है। पहला, 40 से 59 वर्ष आयु वर्ग की सभी विधवा महिलाएं इस योजना की पात्र हैं, गलत है। इसकी जो न्यूनतम उम्र सीमा जो होनी चाहिए 18 वर्ष से ज़्यादा उम्र की वे सभी विधवा महिलाएं जिनके परिवार की वार्षिक आय 60,000 रुपये से कम हो इस योजना के लाभार्थी होंगी। तो पहला सवाल उम्र के ख्याल से गलत है। दूसरा, इसके अंतर्गत पात्र महिलाओं को 1000 रुपये प्रतिमाह दिए जाते हैं, यह भी गलत है। 300 रुपये प्रतिमाह दिए जाते हैं। ओवरऑल अगर वर्ष में देखेंगे तो 3600 रुपया एक वर्ष का होता है। तो दोनों स्टेटमेंट गलत है। तो कौन सही है? न तो एक न तो दो। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सकल सिंचित क्षेत्र सर्वाधिक है? सकल सिंचित क्षेत्र सबसे ज़्यादा कहाँ है? रोहतास में। और सबसे कम कहाँ पर है? शिवहर में। तो मिनिमम शिवहर, मैक्सिमम रोहतास। 87 का आंसर ए। आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार बिहार में कुल बैंक शाखाओं का निम्नलिखित में से कितना प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में अवस्थित है? देखिए बिहार में कुल बैंक शाखा है 7883। ये मैं आर्थिक सर्वेक्षण का डेटा बता रहा हूँ। आर्थिक सर्वेक्षण के डेटा के अनुसार बिहार में कुल बैंक शाखा है 7883। इनमें से ग्रामीण बैंक शाखा देखेंगे तो लगभग 48% शाखा ग्रामीण बैंक शाखा है। अर्ध शहरी देखेंगे तो 31% शाखा अर्ध शहरी है। और अब शहरी देखेंगे तो 21% शाखा शहरी है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर शहरी पूछा गया तो 21%, 88 का आंसर हो जाएगा बी। बिहार सरकार के द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है? यानी कि पर्यटन को उद्योग का दर्जा किस वर्ष दिया गया? 1987 में। हाल ही में प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार बिहार में शिशु मृत्यु दर वर्ष 2020 में निम्नलिखित में कितनी रह गई है? तो बिहार में शिशु मृत्यु दर पूछा गया है। तो बिहार में शिशु मृत्यु दर 2020 के डेटा के अनुसार सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे के अकॉर्डिंग 27 प्रति 1000 है। 90 का आंसर हो जाएगा डी।
हाल ही में आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन बांग्लादेश के स्थान पर निम्नलिखित में से किस देश में किए जाने का निर्णय लिया गया है? तो बांग्लादेश के स्थान पर यूएई में अब इसका आयोजन किया जाएगा। 91 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर होगा। 92 नंबर सवाल, हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से कौन सी दूसरी परमाणु ऊर्जा संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी को जलावतरित किया है? तो पनडुब्बी INS अरिघात को इसका आंसर हो जाएगा बी। देखिए न्यूज़, अगर आप लोग टेलीग्राम पे हमारे द्वारा सेंड किए गए न्यूज़पेपर कटिंग को आप लोग डेली पढ़ते होंगे और उसका नोट्स बनाते होंगे तो करेंट में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इसको मैं पहले ही बता चुका हूँ। INS अरिघात दूसरी परमाणु ऊर्जा संचालित बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका जलावतरण हाल ही में किया गया है। 92 का करेक्ट आंसर बी। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि बनाया गया है? पर्वत नेनी हरीश को 93 का आंसर हो जाएगा डी। हाल ही में खबरों में रही पुस्तक कॉल ऑफ द गिर के लेखक कौन हैं? कॉल ऑफ द गिर के लेखक कौन हैं? तो कॉल ऑफ द गिर के लेखक हैं परिमल नाथ वानी। 94 का आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ है दिवस और दूसरे तरफ है तिथि। विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त सुमेलित है। ए का हो जाएगा 1। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस आप लोग जानते होंगे, युवा दिवस 12 अगस्त, बी का 2। अंतर्राष्ट्रीय अंगदान दिवस 13 अगस्त, सारे मैच है, ठीक है, डी का 4। 1 2 3 4। 95 का आंसर देखिए 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना डॉक्टर यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया है। ये नृत्य की निम्नलिखित में से किस विधा से संबंधित थी? हमने इसका भी पेपर कटिंग आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड किया था। भरतनाट्यम, डॉक्टर यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा डी। हाल ही में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में संयुक्त समिति गठित की गई थी? अभी हमने टेलीग्राम को आपको बताया है। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 की जांच के लिए जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में संयुक्त संसदीय समिति गठित की गई है। 97 का आंसर हो जाएगा सी। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा कामकाजी महिलाओं के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति लाने वाला तीसरा राज्य बन गया है? ठीक है, कामकाजी महिलाओं के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति लाने वाला तीसरा राज्य कौन बना है? उड़ीसा। हाल ही में भारत के निम्नलिखित में से किस संवैधानिक पदाधिकारी को फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है? तो देखिए हाल ही में भारत का माननीय राष्ट्रपति का फिजी दौरा हुआ था। आपको याद होगा जब मैं टेलीग्राम पे कटिंग भेजा था, ठीक है, तो फिजी का जब दौरा हुआ था भारत का माननीय राष्ट्रपति का, तो वहां पर फिजी में कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से राष्ट्रपति को सम्मानित किया गया। 99 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। हाल ही में किसे टेम्पल्टन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? बताइए, टेम्पल्टन पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? तो डॉक्टर AS पुमला गोबोडो माडिजिकेला को। 100 का आंसर हो जाएगा सी। बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लागू होने के समय निम्नलिखित में से मुख्यमंत्री के पद पर कौन थे? तो पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? 29 जून 1968 से लेकर फरवरी 1969 ईस्वी तक बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ तो भोला पासवान शास्त्री यहाँ के CM थे और नित्यानंद कानूनगो यहाँ के गवर्नर थे। आप लोग याद रखेंगे CM कौन थे और गवर्नर कौन थे? तो CM भोला पासवान शास्त्री, गवर्नर नित्यानंद कानूनगो। कब लागू हुआ पहली बार राष्ट्रपति शासन? 19 जून 1968 से फरवरी 1969 तक। वर्ष 1937 में संपन्न बिहार विधानसभा के चुनावों में निम्नलिखित में से कितने स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए थे? तो 1937 में जब बिहार विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ था तो सिर्फ 4 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित थी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से कौन पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में काम करने वाले पहले भारतीय थे? ठीक है, देखिए अगर पूछता कि पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो एडवर्ड चैमियर पहले व्यक्ति थे। लेकिन पूछ लिया पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे, तो पहले भारतीय में लक्ष्मीकांत झा आंसर होगा। 103 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला सवाल है, बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष दिया गया? तो बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के जरिए 104 का आंसर सी।
वर्तमान में बिहार में नगर निगमों की संख्या निम्नलिखित में से कितनी है? तो बिहार में टोटल 11 नगर निगम हैं। ठीक है, पटना नगर निगम की स्थापना कब हुई? 1952 में। और लेटेस्ट जो है वह है सहरसा को 2022 ईस्वी में नगर निगम का दर्जा दिया गया। 105 का आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं? बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष वर्तमान समय में अनंत मनोहर हैं। ठीक है, अगर बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना देखेंगे तो इसकी स्थापना 3 जनवरी 2000 को की गई थी। ठीक है, इसका पुनर्गठन किया गया था 2008 में। तो आप लोग याद रखेंगे, बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना 3 जनवरी 2000 को की गई, इसका पुनर्गठन 2008 को किया गया था। और वर्तमान समय में बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अनंत मनोहर हैं। तो 106 का आंसर हो जाएगा बी। बिहार के निम्नलिखित राज्यपालों को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को बताइए। ठीक है, ये लेटेस्ट हैं। ठीक है, इसीलिए यह मैच करना बहुत आसान है। तो राज्यपाल को एक क्रम के रूप में बताइए इनकी कालावधि के अनुसार। ठीक है, तो अगर इसको देखें तो रामनाथ कोविंद 2015 से 17 तक बिहार के राज्यपाल बने और 17 में फिर जब भारत के राष्ट्रपति पद पे चुने गए तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया। ठीक है, और 17 से 22 तक ये राष्ट्रपति पद पे रहे हैं रामनाथ कोविंद। और 22 में कौन चुनी गई? द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, तो रामनाथ कोविंद 2015 से 17। इसके बाद रामनाथ कोविंद के इनके बाद तुरंत सत्यपाल मलिक बनते हैं 2017 से 2018 के बीच में। ठीक है, सत्यपाल मलिक। इसके बाद लालजी टंडन बनते हैं 2018 से 19 के बीच। और इसके बाद फागू चौहान आते हैं 2019 से 23 के बीच। ठीक है, तो अब बताइए 1, 2, 4, 3 कौन सा आंसर होगा? बी। 107 का आंसर बी। मुख्यमंत्री बाल सहायता योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और सही कथन कौन सा है मुख्यमंत्री बाल सहायता योजना से संबंधित आपको बताना है। ठीक है, 3 ऑप्शन है, कूट के अनुसार आपको बताना है कौन सा सही है। मुख्यमंत्री बाल सहायता योजना, इस योजना को वर्ष 2021 में प्रारंभ किया गया। सत्य है। कोरोना महामारी के कारण अनाथ हुए 0 से 18 वर्ष की आयु के बच्चे इस योजना के पात्र हैं, यह भी सही है। इसके अंतर्गत पात्र बच्चों को 1500 रुपये प्रतिमाह सहायता राशि दी जाती है, यह भी सही है। तो तीनों ऑप्शन इसके करेक्ट हैं। 108 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। बिहार में ग्राम पंचायत का गठन निम्नलिखित में से कितनी आबादी पर किया जाता है? तो बिहार में 7000 की आबादी पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा ए। बिहार में निम्नलिखित में से किसे बिहार के प्रथम लोकायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था? देखिए, भारत में आप देखेंगे तो पहली बार लोकायुक्त जो है महाराष्ट्र के द्वारा 1971 में नियुक्त किया गया था। ठीक है, बिहार में प्रथम लोकपाल है तो बिहार में प्रथम लोकपाल वासुदेव सोहनी को 1973 में नियुक्त किया गया था। ठीक है, 110 का आंसर हो जाएगा ए। बिहार राज्य महिला आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसकी स्थापना 2003 में की गई थी, गलत। बिहार राज्य महिला आयोग की स्थापना 1993 में की गई थी, तो पहला तो गलत हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया। ठीक है, अब आइए, इसकी अधिकतम संख्या 5 होती है, यह भी गलत है। राज्य महिला आयोग की अधिकतम संख्या 1 तो अध्यक्ष होंगे प्लस 7 होती है। इसके अलावा भी आप देखेंगे पदेन सदस्य के रूप में SC आयोग, ST आयोग, ये सब के अध्यक्ष जो होते हैं वे पदेन सदस्य होते हैं। तो दूसरा भी गलत हो गया, तो दूसरा गलत हो गया, यानी कि C नंबर छट गया। तो कौन बचा? केवल 3, यानी कि 111 का आंसर हो जाएगा बी। बिहार में राज्यसभा सदस्यों की निम्नलिखित में से संख्या कितनी है? बताइए, लोकसभा कितने बिहार में? 40 लोकसभा सदस्य और राज्यसभा सदस्य 16। आंसर हो जाएगा 112 का ए। कांग्रेस के 37वें अधिवेशन का आयोजन गया बिहार में किया गया। कब किया गया बताइए? तो 26 से 31 दिसंबर 1922 26 से 31 दिसंबर 1922। ठीक है, तो इनकी अध्यक्षता किनके द्वारा की गई? यानी कि कांग्रेस का जो गया में अधिवेशन हुआ 37वां अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? चित्तरंजन दास के द्वारा। आंसर डी। निम्नलिखित में से बिहार के किस व्यक्तित्व ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद को सुसेवित किया है? तो बिहार के भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। 114 का आंसर हो जाएगा ए।
हाल ही में संपन्न हुए 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार में निम्नलिखित में से कुल कितने प्रतिशत मतदान हुआ? बताइए, लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार में कितना प्रतिशत मतदान हुआ है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 56.62%। 115 का आंसर हो जाएगा बी। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए निम्नलिखित में से कितने सीटें आरक्षित है? अनुसूचित जाति के लिए बिहार विधानसभा में एससी के लिए कुल कितने सीटें आरक्षित है? तो एससी के लिए 38 और एसटी के लिए 2, कटोरिया और मनिहारी। तो इसका आंसर हो जाएगा 38 यानी कि सी। एक और बात आप लोग ध्यान रखेंगे, जो 38 सीटें आरक्षित है शेड्यूल कास्ट के लिए, उनमें से अगर प्रश्न पूछेगा कि किस जिले में सबसे ज़्यादा शेड्यूल कास्ट के लिए सीटें आरक्षित है, तो गया जिला आंसर होगा। गया जिला के कुल विधानसभा में 3 सीटें ऐसी हैं जो अनुसूचित जाति एससी के लिए आरक्षित है। कौन कौन 3 सीटें? एक तो इमामगंज विधानसभा हो गया, जो हमारा विधानसभा क्षेत्र है, इमामगंज विधानसभा क्षेत्र। दूसरा जो है वह बाराचट्टी है, बाराचट्टी। और तीसरा जो है वह बोधगया है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी 116 का आंसर। यह एक्स्ट्रा फैक्ट्स था जिसे मैं डिस्कस कर चुका हूं, क्या पता वहां पे कुछ भी पूछ ले सवाल, तो आपको पहले से प्रिपेयर रहना है। बिहार में ब्लॉक स्तर पर प्रशासन के संचालन हेतु पंचायत समिति का गठन किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन इसमें शामिल है? ठीक है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनना है। घोषित लोकसभा क्षेत्र का सांसद इसमें होते हैं पंचायत समिति में, सही है। ग्राम पंचायत के मुखिया होते हैं, सत्य है। 5000 की आबादी पर एक सदस्य होता है, सत्य है। और संबंधित क्षेत्र का विधायक होता है, यह भी सत्य है। यानी कि चारों सही है। 117 का आंसर हो जाएगा डी। संविधान सभा में बिहार से निम्नलिखित में से कितने सदस्यों को निर्वाचित किया गया था? तो संविधान सभा में टोटल 36 सदस्य बिहार से निर्वाचित है। 118 का आंसर हो जाएगा डी। अगला सवाल अच्छा सवाल है। बिहार के निम्नलिखित राजनीतिक दलों को उनके गठन के आधार पर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुने। ठीक है, यहाँ पे 4 राजनीतिक दल का नाम है, उनके गठन के आधार पर आपको एक क्रम बताना है। समता पार्टी, समता पार्टी का गठन 1994 में हुआ था। आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल का गठन 5 जुलाई 1997 को हुआ था। ठीक है, जनता दल यूनाइटेड का गठन 31 अक्टूबर 2003 को हुआ था। लोक जनशक्ति पार्टी 2000 में इसका गठन हुआ था। अब आपको बैलेंस कर लेना है, तो पहले नंबर पे 1, उसके बाद 2, उसके बाद 4, उसके बाद 3। ठीक है, इसे लिखकर आप लोग याद कर लेंगे, सवाल पूछा जा सकता है यहाँ पर बीपीएससी में। बिहार के निम्नलिखित में से किस वर्ष के विधानसभा चुनाव में सर्वाधिक महिलाओं को निर्वाचित किया गया था? यानी कि अभी तक बिहार विधानसभा के इतिहास में जितने भी चुनाव संपन्न हुए हैं उनमें से सबसे ज़्यादा महिलाएं किस वर्ष चुनाव में चुनी गई थी? तो सबसे ज़्यादा महिलाएं 2010 के चुनाव में चुनी गई थी। कितना? 37। यानी कि 2010 में जब बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ था तो इतिहास में सबसे ज़्यादा महिलाएं चुनी गई 37। और सबसे कम अगर पूछा जाएगा आपसे तो सबसे कम 1969 में चुनी गई थी, सिर्फ 4 महिलाएं चुनी गई थी। 120 का आंसर हो जाएगा सी। एक तरफ है अभयारण्य, दूसरे तरफ है अवस्थिति, कौन सुमेलित नहीं है? आपको करेक्ट आंसर यहाँ पर बताना है। ठीक है, रजौली नवादा बिल्कुल सही है। कुशेश्वर स्थान दरभंगा सत्य है। उदयपुर पश्चिम चंपारण सत्य है। भीम बांध जहानाबाद गलत है। भीम बांध तो बहुत आसान सवाल है, भीम बांध मुंगेर में। ठीक है, 121 का आंसर हो जाएगा। कौन सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी सुमेलित नहीं है। उर्वरक उद्योग में बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाने वाला खनिज पाइराइट बिहार के किस जनपद में पाया जाता है? पाइराइट बताइए कहाँ पर पाया जाएगा? पाइराइट रोहतास में पाया जाता है या बिंद क्रम की चट्टानों में पाइराइट मिलता है। ठीक है, पूरे देश का 95% पाइराइट जो है वह कहाँ पर मिलता है? बिहार में। ठीक है, और बिहार में भी कहाँ पर? रोहतास में, बिंद क्रम की चट्टानों में। 122 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। हाल ही में खबरों में रहे नागी और नकटी आर्द्रभूमियों को, नागी और नकटी वेटलैंड को निम्नलिखित में से किस वर्ष पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था? ठीक है, नागी और नकटी अभयारण्य क्यों हाल ही में चर्चा में रहा है? क्योंकि इसे रामसर साइट में शामिल किया गया और नागी और नकटी जैसे ही रामसर साइट में शामिल किया गया, टोटल अब 3 स्थल हैं जो बिहार के स्थल जिसे रामसर साइट में शामिल किया गया है। 2000 ईस्वी में
कांवर झील को किया गया है। कांवर झील कहाँ पर है? बेगूसराय। इसे 2000 में किया गया और 2024 में दो को किया गया, नागी और नकटी को। तो अब टोटल 3 हो गए, ठीक है। तो सवाल है कि किस वर्ष पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया? तो 1984 में किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा 123 का सी। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित जनपदों को उनके वनावरण क्षेत्रफल के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुने, ठीक है। तो इसका अगर आप क्रम देखेंगे, सवाल है कि अवरोही क्रम में बताना है वनावरण क्षेत्रफल के अनुसार। तो अवरोही यानी कि हमने बताया घटते हुए, ठीक है। सबसे पहले कैमूर आएगा, कैमूर के बाद आपका पश्चिम चंपारण आएगा, पश्चिम चंपारण के बाद आपका रोहतास आएगा, फिर कौन बच गया? आपका जमुई। मैच करिए कौन सा आंसर होगा। सबसे पहले कैमूर, ठीक है, यानी कि 1 3 2 4 ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा, ठीक है। मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलने वाली सोन नदी बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले के निकट गंगा में मिलती है? बताइए, सोन नदी बिहार में कहाँ पर गंगा में मिलेगी? तो पटना में गंगा में मिलेगी, ठीक है। 125 का आंसर हो जाएगा ए। देखिए, सोन नदी पर 2 बांध प्रमुख हैं, एक है वाण सागर और दूसरा इंद्रपुरी बराज। ये सोन नदी पर है, ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। तो सोन नदी पटना 125 का ए। बिहार क्षेत्रफल की दृष्टि से जम्मू कश्मीर पुनर्गठन के पश्चात भारत में कौन सा स्थान है? यानी कि जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के पश्चात बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है? तो पहले नंबर पे तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान आता है। बिहार का कौन सा है? 12वां। देखिए, जम्मू कश्मीर के पूर्व 13वां था, लेकिन जैसे जम्मू कश्मीर 2 भागों में हुआ, जम्मू और लद्दाख में, ठीक है, तो यह 12वें नंबर पर चला आया। 126 का आंसर हो जाएगा बी। बिहार के निम्नलिखित में से कौन से जनपद तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। तिरहुत प्रमंडल में कौन सा जनपद आएगा? ऑप्शन देकर आपको आंसर बताना है, ठीक है। तो देखिए, तिरहुत प्रमंडल में आगे आते कौन कौन से हैं, इसे हम लोग देखेंगे। पश्चिमी का देखेंगे आप, उत्तर पश्चिम के जो जिले हैं वो तिरहुत प्रमंडल में आएंगे, ठीक है। मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण सबसे इंटरेस्टिंग है, सबसे ऊपर है पश्चिम चंपारण। उसके बाद क्या आता है? पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर हो गया। सीतामढ़ी आता है इसमें, सीतामढ़ी के और क्या बचा? शिवहर है, शिवहर के बाद वैशाली। ये सभी तिरहुत प्रमंडल में आते हैं, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तिरहुत का मुजफ्फरपुर में, ठीक है। तो अब बताइए ऑप्शन देकर क्या होगा आंसर? तो शिवहर और मुजफ्फरपुर तिरहुत प्रमंडल में आते हैं। यह है शिवहर, यह है मुजफ्फरपुर, यानी कि 3 और 4 इसका आंसर हो जाएगा 127 का बी। बलसुंदरी मिट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। कौन सा कथन सही है? सही कथन को बताना है। बलसुंदरी मिट्टी क्षारीय प्रकृति की मृदा है, सत्य है। या मोटे अनाजों के लिए अनुपयुक्त है, गलत है। मोटे अनाजों के लिए उपयुक्त है। इसके सर्वाधिक विस्तार पूर्णिया और सहरसा जनपद में है, सत्य है। तो 1 और 3 सही है, आंसर हो जाएगा 128 का सी। निम्नलिखित में से कौन से बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं? बिहार की जलवायु को कौन कौन प्रभावित करते हैं? बंगाल की खाड़ी से निकटता, सत्य है। नॉर्वेस्टर का तूफान, सत्य है। और आप देखेंगे कि किशनगंज में काफ़ी वर्षा होती है, ठीक है। हिमालय की अवस्थिति, यह भी सही है। दक्षिण पश्चिम मानसून की क्रियाशीलता, यह भी सही है। यानी कि ये चारों कारक बिहार की जलवायु को प्रभावित करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 1 2 3 4 चारों ऑप्शन सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यानी कि कौन सा गलत है? कांवर झील बेगूसराय, सत्य है। अनुपम कैमूर, सत्य है। गोगाबिल कटिहार, सत्य है। लेकिन उधवा झील जो है वह दरभंगा में नहीं बल्कि साहेबगंज झारखंड में अवस्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर 130 का आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन सही है? सही कथन को बताना है। अक्षांशीय दृष्टिकोण से संपूर्ण बिहार उपोष्ण कटिबंध में अवस्थित है, सत्य है। बिहार में वर्षा की मात्रा पश्चिम से पूरब की ओर कम होते जाती है, देखिए यह गलत है। बिहार का मैप अगर रफली, ये मैप अगर देखा जाए बिहार का, रफली मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ इधर बंगाल की खाड़ी है, तो बंगाल की खाड़ी और नॉर्वेस्टर, ये दोनों के कारण यहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है किशनगंज वाले बेल्ट में। और धीरे धीरे पूरब से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा में कमी होती है। तो यहाँ पे पूरब से पश्चिम होना चाहिए था, लेकिन सवाल पश्चिम से पूरब है, इसीलिए गलत है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण मानसून से होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से, सत्य है। तो कौन सा सही है? 1 और 3 सही है, आंसर हो जाएगा ए।
बिहार का शोक मानी जाने वाली कोसी नदी निम्नलिखित में से किस स्थान पर आकर गंगा में मिलती है? तो कोसी नदी कहाँ पर गंगा में मिलेगी? खगड़िया में। 132 का आंसर हो जाएगा सी। पुनपुन नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पे विचार करें। पहला, गंगा की दक्षिणी सहायक नदियों में इसकी लंबाई सर्वाधिक है। गलत है। दक्षिण अगर बिहार में देखा जाए तो सबसे बड़ी सहायक नदी जो है वह है सोन। ठीक है, दूसरे नंबर पे आते हैं पुनपुन का नंबर है। पहला गलत हो गया। पुनपुन नदी फतुहा के निकट गंगा में मिलती है। सत्य है, तो केवल 2 सत्य है, इसका आंसर हो जाएगा बी। बिहार में कृषि आयकर कानून किस वर्ष लागू किया गया? तो बिहार में कृषि आयकर कानून 1938 में लागू किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा सी। एक तरफ है बांध और दूसरे तरफ है अवस्थिति, इसे आपको बताना है। कैलाश घाटी बांध जमुई में। सत्य है, कैलाश घाटी नदी पे। दुर्गावती कैमूर में दुर्गावती नदी पे। बांसकुंड लखीसराय में बांसकुंड पे। और जलकुंड मुंगेर में जलकुंड नदी पे। ठीक है, चारों ऑप्शन सही हैं, आंसर हो जाएगा इसका डी। आप लोग याद रखेंगे, कैलाश घाटी जमुई, दुर्गावती कैमूर, बांसकुंड लखीसराय, जलकुंड मुंगेर। ठीक है, 135 का डी। संपूर्ण भारत को 15 विभिन्न कृषि जलवायु जोन में बांटा गया है। बिहार निम्नलिखित में से किस कृषि जलवायु जोन के अंतर्गत आता है? तो देखिए, जोन नंबर 6 जो है कृषि जलवायु जोन जो 4 है, जोन 4, इसमें मध्यवर्ती गंगा के मैदान को रखा गया। जोन 4 में मध्यवर्ती गंगा के मैदान को रखा गया और गंगा के मैदान में ही बिहार और पूर्वी यूपी को शामिल किया गया है। तो बिहार, पूर्वी यूपी, ये सभी जो हैं वह जोन 4 कृषि जलवायु में पड़ते हैं। तो 136 का आंसर ए। बिहार का कौन सा जिला आम उत्पादन में नंबर 1 पे है? बताइए, सबसे ज़्यादा आम का उत्पादन बिहार में कहाँ पर होता है? तो दरभंगा आम उत्पादन में नंबर 1 पे है, आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सी बिहार की प्रथम बृहद सिंचाई परियोजना है? तो बिहार की प्रथम बृहद सिंचाई परियोजना पूछा गया तो प्रथम सोन है। 1874 में बना था, डेहरी बारून में। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 138 का ए। निम्नलिखित में से कौन सा नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले बिहार राज्य के जनपदों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही अनुक्रम है? यानी कि नेपाल के साथ बॉर्डर साझा करने वाले पश्चिम से पूर्व, इधर से चलना है, पश्चिम से पूर्व की ओर हमें क्रम बढ़ाना है। ये नहीं, ये इसमें। ठीक है, पश्चिम से पूर्व। अब बताइए कौन सा क्रम सही है? ठीक है, तो आप सभी जानते हैं पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका बी। बिहार की निम्नलिखित नदियों को पूर्व से पश्चिम की ओर कालानुक्रम व्यवस्थित करना है। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे, उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा की नदियां, दोनों नदियों को इसमें एक ही बार में शामिल किया गया है और पूरब से पश्चिम की ओर बताना है। यानी कि इधर से आपको क्रम लेकर चलना है, विभिन्न नदियों का क्रम। तो कौन कौन से, एक सीक्वेंस वे में। ठीक है, तो अगर पूरब से पश्चिम की ओर चलेंगे तो सबसे पहले आपको गंडक कमला मिलेगा, कमला के बाद आपका बागमती मिलेगा। ठीक है, बागमती के बाद आएंगे तो फल्गु और सबसे इधर गंडक है। ठीक है, गंडक, बूढ़ी गंडक, ऐसे ही है ना पश्चिम चंपारण में। यानी कि सबसे पहले इधर सबसे लास्ट में अगर देखेंगे पूरब से पश्चिम की ओर तो पश्चिम में गंडक आएगा, पूरब में कौन आएगा? तो कमला। इसका आंसर हो जाएगा सी। अगर आप लोग बिहार की ज्योग्राफी मैप देखकर अगर आप लोग कंप्लीट कर रहे होंगे तो किसी भी तरह का सवाल आ जाए एग्जामिनेशन में, ज्योग्राफी में आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इसलिए जब भी आप लोग ज्योग्राफी पढ़ें, बिहार का एक मैप हमेशा आप लोग सामने रखें। कौन से प्रमंडल में कौन से जिले आते हैं, कौन से नदी कौन कौन जिले से होकर गुजरती है, पूरब से पश्चिम को नदियों का क्रम क्या है, चाहे वह उत्तर बिहार की नदियाँ हो या दक्षिण बिहार की नदियाँ हो, कौन से जिले किस देश के साथ, किस राज्य के साथ क्रम के रूप में पश्चिम से पूरब की ओर कैसे मिल रहे हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर, यूपी का हो, झारखंड का, सभी का आपको याद रखना है। हाल ही में बिहार के निम्नलिखित में से किन जिलों को नक्सल प्रभाव से मुक्त घोषित किया गया है? अभी बिहार का अगस्त का मैं करंट डिस्कस करा था तो बताया था पश्चिम चंपारण और बांका दो ऐसे जिले हैं जिसे केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा नक्सल प्रभाव से मुक्त घोषित किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसमें देखिए सारे सवाल मैं अगस्त की करंट अफेयर में आपको बता चुका हूं। यह भी सवाल मैं बताया हूं कि श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? चंद्रकिशोर जायसवाल को। 142 का आंसर ए। 8वीं महिला एशियाई चैंपियन ट्रॉफी हॉकी की मेजबानी बिहार के किस जिले के द्वारा की जाएगी? देखिए जब राजगीर में बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया वहां पे, तो उसी दिन घोषणा की गई थी कि 8वीं महिला एशियाई चैंपियन ट्रॉफी हॉकी की मेजबानी बिहार के द्वारा की जाएगी। तो किस जिले में? नालंदा में। ठीक है, कब से कब तक?
तो 11 से 20 नवंबर के बीच में की जाएगी। ठीक है, 143 का सी। देखिए ये भी हमने बुक बताया था, बिहार के गांधी नीतीश कुमार, किसके द्वारा लिखी गई है? तो हमने बताया था कि पिता और पुत्री अशोक चौधरी और शांभवी चौधरी दोनों ने मिलकर लिखा है। अशोक चौधरी जदयू से संबंधित हैं और ये मंत्री भी हैं बिहार सरकार में, और शांभवी चौधरी उनकी सुपुत्री है और बिहार की सबसे कम उम्र की सांसद है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से संबंधित है। ठीक है, तो पिता और पुत्री अशोक चौधरी और शांभवी चौधरी दोनों ने मिलकर बिहार के गांधी नीतीश कुमार एक पुस्तक लिखा है, जिसका शिलान्यास लोकार्पण जो है वह राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के द्वारा किया गया। 144 का आंसर डी। हाल ही में बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में देश का सबसे बड़ा चिड़ियाघर बनाने का निर्णय लिया गया है? तो अररिया में। ये भी हमने अगस्त के करंट अफेयर में डिस्कस किया था। 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पटना के गांधी मैदान में निकाली गई झांकियों में से किस संस्थान की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया है? तो 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की झांकी को नंबर 1 पे रखा गया है। इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला सवाल है, हाल ही में बिहार के वैभव सूर्यवंशी को भारत की अंडर 19 क्रिकेट टीम में शामिल किया गया है। बिहार की कौन है? वैभव सूर्यवंशी को भारत के अंडर 19 क्रिकेट टीम में शामिल किया गया है। बताइए वे किस जिले से संबंधित हैं? तो समस्तीपुर के हैं वैभव सूर्यवंशी। हाल ही में खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी ओलंपियाड 2024 में हाजीपुर निवासी पानिनी ने रजत पदक अपने नाम किया है। इस प्रतियोगिता का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया है? अगस्त बिहार करंट अफेयर, मैं इसे बताया था, आपको याद होगा। बताइए आंसर क्या होगा इसका? ब्राजील में इसका आयोजन किया गया। 148 का आंसर हो जाएगा ए। हाल ही में निम्नलिखित में से किसने फेमिना मिस इंडिया बिहार 2024 का खिताब जीता? फेमिना मिस इंडिया बिहार 2024 का खिताब किसने जीता है? अदिति झा ने जीता। 149 का आंसर हो जाएगा सी। और आज का हम लोग लास्ट सवाल डिस्कस करें, जो कि अगस्त बिहार करंट अफेयर में मैं डिस्कस कर चुका हूं। हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना की अवधि को निम्नलिखित में से किस वर्ष तक विस्तारित किया गया है? तो 2025-26 तक इसका विस्तार किया गया है। तो 150 का आंसर हो जाएगा ए। तो दोस्तों इस प्रकार से आज संस्कृति IAS 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए कंडक्ट कराया जा रहा है टेस्ट सीरीज के अंतर्गत हमने टेस्ट नंबर 6 को सफलतापूर्वक डिस्कशन कंप्लीट कर दिया है। इसके पूर्व में हमने टेस्ट नंबर 1 से लेकर टेस्ट नंबर 5 तक मैं डिस्कस कर चुका हूं। उन सभी वीडियोज का लिंक जो है, डिस्कशन लिंक, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आप लोग जाकर वहां से वीडियोज को, प्रीवियस वीडियोज को आप लोग देख सकते हैं। अभी सेक्शनल टेस्ट चल रहा है और अभी तक जो सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं उनमें पॉलिटी कंप्लीट हो चुका है, हिस्ट्री का सेक्शन कंप्लीट हो चुका है, इकोनॉमी का सेक्शन कंप्लीट हो चुका है, ज्योग्राफी का सेक्शन कंप्लीट हो चुका है और साइंस का सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। ये 1 से 5 नंबर तक ये सेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। आज टेस्ट नंबर 6 में हमने बिहार स्पेशल को भी कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो आज बिहार स्पेशल का टेस्ट कंप्लीट हो गया। इसका PDF जो है 2-3 दिनों के अंदर हमारे टेलीग्राम ग्रुप @ISPC सेंटर पर आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आप लोग नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स और आगे की तैयारी के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप @ISPC सेंटर को ज्वाइन कर लें, जहां पर बीपीएससी की तैयारी से संबंधित विभिन्न मटेरियल और गाइडलाइन आपको निःशुल्क प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।